बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और इस बाबरकत महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ना सिर्फ रोज़े रखते हैं बल्कि उनकी कोशिश होती है कि कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, सदका और खैरात करें, गुनाहों से बचें। और इसके साथ साथ इबादात का भी एहतमाम किया जाता है और ना सिर्फ इबादात का बल्कि ताम का भी एहतमाम किया जाता है। और क्यों ना हो, जब हम रोज़े रखते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें ताकि इस पूरे महीने के जो फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, वो हम हासिल कर सकें और हमारी सेहत अच्छी रहे। और इसी कोशिश में हम आपका साथ देंगे, आपको ढेर सारी हेल्थ टिप्स देंगे। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे, आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजे जा चुके हैं, AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। दैट्स गुड। माशाल्लाह, पता ही नहीं चला कि किस तरह से पूरा अशरा गुजर गया। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि रमज़ान का महीना दिल के मरीज़ों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है और उनको इस तरह का क्या करना चाहिए जो कि वो नॉर्मल डेज़ में नहीं कर रहे होते ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। एक सबसे तो अच्छी बात ये होती है कि आपका जो वो फालतू दिन के वक्त खाना पीना होता है उससे जान छूट जाती है। ठीक। उससे बेसिकली तो यही होता है कि आपकी जो रमज़ान में है वो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है, आपकी शुगर नीचे आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और शुगर लोगों की अच्छी कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में चला जाता है, बशर्ते कि आप अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हों और जो खाने की एहतियात है वो कर रहे हों, और वज़न आपका कम होना शुरू होता है। जो वेट का लॉस है वो बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है जिस्म के लिए, और एक किस्म का जिस्म के जितने सेल्स हैं वो रीजनरेट हो रहे होते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो दोबारा जो है स्ट्रेंथन हो रहा होता है, तगड़ा हो रहा होता है, आपके ब्रेन सेल्स दोबारा जो है तगड़े हो रहे होते हैं, आपकी जो गट है वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। बशर्ते कि आप देखें कि ये एक किस्म का कोर्स है, जो एक महीना एक जो है पूरी बॉडी के लिए कोर्स है जिसमें से हर चीज़ रिपेयर हो रही होती है और रिपेयर होकर फिर वापस नॉर्मल हेल्दी पोजीशन की तरफ जाती है। जैसे मैंने आज शुरू के प्रोग्राम में बताया था कि इसमें आपका जो दिमाग की बहुत से बीमारियां, स्पेशली डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जिस तरह अल्जाइमर की डिजीज़ है या पार्किंसनिज्म की डिजीज़ है, उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाती है और कुछ जिन लोगों को होना होता है वो उनके कम चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ आपको रमज़ान में जो हार्मोन, स्पेशल हार्मोन्स, रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स, अच्छा, उनकी तादाद बढ़ जाती है और वो हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपको जनरली सेंस ऑफ वेल बीइंग देते हैं, आपको बताते हैं कि जी कि आपकी सेहत अच्छी है, आपका मूड अच्छा है, जिस्म अच्छा है, काम करने को दिल करता है। इस तरह की चीज़ें जो है रमज़ान में बहुत अच्छी, ये उसके फ़ायदे हैं जो होते हैं। और अभी आपको पता है कि मेडिकल की अभी फील्ड में अब रिकमेंडेड है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करें और उसके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं, शुगर पे भी, ब्लड प्रेशर पे भी, हार्ट पे भी और वेट पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आपके लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक। सर, दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक वो जो कि लोग सिर्फ ग़िज़ा से कंट्रोल कर लेते हैं, यानी खाने पीने में एहतियात करके, वॉक करके उनकी शुगर नीचे आ जाती है। दूसरे वो पेशेंट्स होते हैं जो कि दवाइयों पर होते हैं, फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो ये वाले पेशेंट्स जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, रमज़ान के अलावा भी इनको रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, या क्या नहीं खाना चाहिए? ये बात आपकी, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, नॉर्मल एक ग़िज़ा जो आप ना लेते हैं सुबह सहरी के वक्त और अफ्तारी करते हैं सादी सी, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जब आपकी ग़िज़ा में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, और उसमें फिर आपकी जो है बीमारियाँ, स्पेशली मोटापा आता है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो मेन जो चीज़ है कि चिकनाई का इस्तेमाल कम, आप जो है वो जो नॉर्मली जो चीज़ होती है कि जो आप नॉर्मल तरकारी बनाते हैं उसमें आप सादा रोटी है, वो पराठा जो है वो कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा आप कर लें, अंडा जो है वो आप ले सकते हैं और अंडे की सफ़ेदी जो है वो तो आप एक की बजाय 2 ले लें, और जर्दी समेत अगर आपने अंडे लेने हैं तो आप बेशक 3 ले लें आप।
जी। और दूध का एक गिलास बगैर मलाई के ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि दही का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, वो सही। आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और ठीक है। फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फाइबर जो है उसका बड़ा मेजर रोल होता है। एक तो आपकी गट मूवमेंट ठीक ठाक होती है, फिर आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है, वही वो फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं और आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह शाम का जो हमारा जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है ना, वो शाम की इफ्तारी पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तारी पे इतना ज़्यादा एहतमाम होता है कि उसमें मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, शरबत भी सारे चीनी वाले होते हैं, और उसके साथ साथ डीप फ्राइड चीज़ें जैसे हमारे समोसे पकौड़े जो है, ये हर अफ्तारी में ज़रूर होती है, सही। और उनका जो है सेहत के ऊपर कोई इतना अच्छा असर नहीं होता। उसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है, और आपका वेट गेन करना, वो नॉर्मली ये जो महीना होता है आपकी ओवर हालिंग के लिए, उसको हाँ। आप फिर और वज़न के, कुछ लोग ज़्यादा वज़न गेन कर हम लेते हैं फीस्टिंग रमज़ान। स्टार्ट कर देते हैं फास्टिंग की बजाय, और मैंने देखा है कि दुकानों पर इस कदर रश होता है कि आपकी बारी ही नहीं आ रही होती, 30-30 मिनट आपको वेट करना पड़ता है समोसे और पकौड़े लेने के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि हम किस कदर ओवर ईटिंग कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जंग से बात कर रहा हूँ, जुल्फ खालिद। जी जी, सवाल पूछिएगा। एंजियोग्राफी कराई थी 2-3 साल पहले आ गया। अच्छा, ठीक है। उसमें जो मेन नाली है, लेफ्ट मेन आर्टरी आ गया, 50% तंग, 40-50% तंग थी आप। ठीक है। और कार्डियोलॉजी FIC में गए थे, उन्होंने कहा क्या नाम है, मेडिकल इस्तेमाल करने का, मेडिकल मैनेजमेंट उन्होंने कहा। अच्छा, ठीक है। तो आप कर रहे हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन सी हाँ जी, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ है जी, प्रेशर है 100 mg है, ठीक है। 9 कलाट ये है, ठीक है। और निसार 80 है, सही। ठीक है। इफ्टोर है, क्या नाम 10 mg अकल है। तो इससे आपकी बीमारी कंट्रोल्ड है? कोई अलामात तो नहीं आ रही, कोई दिल में दर्द तो नहीं आ रहा, सांस तो नहीं फूलता? हाँ जी, मतलब इसके साथ क्या नाम है, हार्ट बीट का मसला आ जाता है, कहना है PVC जो है। अच्छा, क्या मसला आता है हार्ट बीट का आपको? अरे इधर बार बार PVC यानी हार्ट बीट अच्छा, PVC इरेगुलर हो आती है, जाती है। ठीक है, सही है। तो आप ये बताइएगा, उम्र क्या है आपकी, और डॉक्टर से आप बार बार चेकअप करवाते हैं या नहीं? हाँ जी, कराते हैं डॉक्टर, और उम्र है कहना 47 साल। अच्छा, ठीक है। तो अभी सवाल क्या है आपका? सवाल ये पूछना है, क्या नाम है, ये कहना बाईपास इसमें हो गया या स्टंट हो गया, कहना लेफ्ट में स्टम में, ठीक है। अब हो गया या इसके बकब, कार्डियोलॉजी ने कहा कि क्या नाम है, अच्छा, शुगर तो नहीं जब है होगी आपको? तो। हाँ जी, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं, कहना ब्लड स्मोकर प्रेशर। ठीक है। स्मोकिंग तो नहीं करते, सिगरेट नोशी वगैरह? नहीं सिगरेट। अच्छा, कोई अलामात तो नहीं आ रही PVC के अलावा? कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता? हाँ जी, वो क्या नाम है, जब कहना ज्यादा चला जाता है या कोई काम ज्यादा हंसने के उठा है उस वक्त। ठीक है। क्या ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, 47 साल इनकी उम्र है, और दवाइयों पर हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। जी जी, आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे हमारे जो मरीज़ होते हैं उनकी बीमारी ऐसे ही होती है कि 40 से 50% ब्लॉकेज होता है, और वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है, यानी कि दवाइयों के साथ उसका इलाज हो। स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। स्टेंट ज़रूरत होती है जब 70% ये ऊपर ब्लॉकेज हो, तो फिर स्टेंट की ज़रूरत होती है, या बाईपास की भी ज़रूरत होती है। तो ये इनका आई थिंक खुद ही इनका जवाब था कि जब ज़्यादा कोई काम करें तो उन्हें सीने में दर्द होता है, नामो रूटीन में करें तो सीने में दर्द नहीं होता। तो जितना काम करने पे या जितना चलने पे आपको सीने में दर्द हो, वो आपकी हद है, उससे ज़्यादा फिर आप ना चलें। लेकिन अगर आप ज़्यादा चलना चाहते हैं, या आपकी जो नौकरी है उसका रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप ज़्यादा चले, तो फिर अपने डॉक्टर से बात करके आपकी जो बाकी मेडिसिन है उसकी डोज को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद, और वो आपके सिम्टम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आप डेली आधा घंटा वॉक करें तो आपकी वैसे यूज टू हो जाते हैं। और ये जो मेडिसिन उन्होंने बताया, इन्हें लगता है कि इन्हें ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ हैं। ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से नीचे रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, वज़न आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, 6 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए, सिगरेट पीते हो तो बंद कर देना चाहिए। ये अगर सारी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है आपकी बीमारी आगे ना बढ़े,
या अगर बढ़े भी तो बहुत आहिस्ता से बढ़े, ठीक है। स्लो हो जाए। तो इसलिए ये दवाइयाँ बाकायदे से खानी बहुत ज़रूरी और है। सर कह रहे हैं कि हार्ट बीट का मसला जो आता है हार्ट उनको। बीट के लिए देखिए जब होता है तो हम नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स, हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाई होती है, मुझे इसमें से जो उन्होंने लिस्ट करवाई है उसमें कई नाम नहीं मुझे नज़र आया, हो सकता है किसी और नाम से हो। ठीक तो है। इन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर साहब जो इनको ट्रीट कर रहे हैं उनके पास जाए और उनसे पूछें जी कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो इसमें से कोई दवाई एडजस्ट करने वाली है तो वो की जाए। ठीक है। सर जिस तरह कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि दवाइयों के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो क्या वजह है? वो दवाइयाँ ठीक नहीं ले रहे, या दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, या वो खाने में बेहतियाती करें? कहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही देखिए होती है? सबसे जो मैं देखता हूँ डेली रूटीन में अपने मरीज़ मेरे पास आते हैं उसमें ज़्यादातर मरीज़ का कसूर होता है, ठीक है। वो एहतियात नहीं करता। सबसे बड़ा कसूर जो नहीं कंट्रोल करने की वजह है कि वो खुराक में एहतियात नहीं करता, मीठी चीज़ें खा रहा होता है। जो उसे कहे जी आधा घंटा आप टाइम निकाल के वॉक कर लें, वो वॉक नहीं करता। दवाई अपनी टाइम पे नहीं, मैं आज भूल गया था, सुबह नहीं की, शाम को ली, आज कर मैंने अगले दिन जाकर ली। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि आपने दवाई अपना एक फ़िक्स टाइम रखें, या उसे नाश्ते के साथ रिलेट कर दें, आजकल जैसे सहरी के साथ रिलेट कर दें या अफ्तारी के साथ रिलेट करें, और उस वक्त वो आप दवाई उस वक्त लिया करें ताकि आप भूलें ना। सही। और आप रात को अपनी दवाई जो है सहरी के लिए निकाल के रखेंगे, ये सहरी के वक्त ये मैंने दवाई खानी है, और अफ्तारी जो ही कर ले उसके बाद आपके पास टाइम होता है वो फिर आप वो उस वक्त दवाई लें। ऐसे दवाई लेने से आपकी कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती। और मेरे वो मरीज़ जो डिसिप्लिन मरीज़ हैं, जो वक्त पे अपनी दवाई खाते हैं, एहतियात करते हैं, टाइम पे आगे दिखा देते हैं, उन्हें कभी इमरजेंसी नहीं होती सही। और उनका कंट्रोल कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है सर, हमने कहा कि वॉक भी बड़ी ज़रूरी है, तो दिल के जो मरीज़ हैं उनके हवाले से मैं सवाल करूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। सर मैं बात कर रही थी वॉक के हवाले से कि दिल के जो मरीज़ हैं उनको कितनी वॉक करनी चाहिए स्पेशली रमज़ान में, और किस स्पीड से करनी चाहिए ये वॉक? देखिए रमज़ान में अगर आपका रोज़ा है तो फिर तो आप एक नॉर्मल जो स्पीड चलने वाली है उस पर आप करें, और कोशिश ये करें कि वॉक आपकी जो है वो अफ्तारी के करीब ही कहीं हो, ताकि अगर आपको कोई प्यास वगैरह लगे या आपको कुछ महसूस हो कि शुगर लेवल कम हो गया तो आप अफ्तारी नज़दीक हो, आप अफ्तारी उस वक्त कर लें। और आधा घंटा तो कम से करनी कम, हाँ, चाहिए। वो करनी चाहिए। वो मिनिमम है, घंटा भी कर सकते हैं। रमज़ान में बेशक आधे घंटे से ऊपर ना आप जाएं। और साथ साथ अगर आप दूसरी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यानी स्टैटिक एक्सरसाइज है, मसल टोन अप के लिए जिम वाली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उसके भी टाइम ज़रा कम कर लें ठीक है। रमज़ान में। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, स्वेटिंग होती है, उससे पानी कमी होती है, और दूसरा जो है अगर आप एग्जर्ट करते हैं तो वो टाइम ऐसा होता है जिसमें शुगर लेवल ड्रॉप किया होता है, तो वो शुगर लेवल फर्दर ड्रॉप हो जाता है। तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि अफ्तारी के करीब होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जब आप आएँ आपको प्यास भी लगी हो और भूख भी लगी हो, तो एटलीस्ट आके आप अफ्तारी कर लें और आपका शुगर लेवल और वाटर लेवल जो है वो पूरा हो जाए। सही। सर हम हमेशा से ये कहते हैं कि दवाइयाँ ज़रूर लेनी हैं आपने, स्पेशली दिल के जो मरीज़ हैं, लेकिन एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर एक पेशेंट है और वो सहरी में दवाइयाँ लेना भूल गया है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? रोज़े को कंटिन्यू करना चाहिए? स्पेशली मैं दिल के मरीज़ों की बात कर रही हूँ जिनको एंजाइना होता हो या दर्द आता देखिए हो। अगर तो आप भूल गए फिर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने रोज़ा आपने रख लिया। और अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वो ऐसे ही जाने दें, और शाम को फिर वो डोज़ ले लें। और शाम को कोई ज़रूरी नहीं कि डबल डोज़ लें, अच्छा। वो जो शाम वाली डोज़ है वही वाली डोज़ लें। लेकिन अगर आपको रोज़े के दरमियान में दिन के वक्त किसी वक्त सीने पे दबाव या प्रेशर महसूस होता है और वो प्रेशर खुद चला नहीं जाता लेस देन अ मिनट टाइम में, तो फिर आपको ज़ुबान की एक गोली रखनी चाहिए। और अगर वो खुद चले जाता है तो फिर अफ्तारी का इंतज़ार कर ले रहे हो जब तक रोज़ा अफ्तार हो उस वक्त तक, ताकि रोज़ा आपका मुकम्मल हो जाए। लेकिन आपने किसी सूरत में रिस्क नहीं लेना अगर आपने रोज़ा रखा हुआ और आपको पेन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए। सही। और अगर आप उस वक्त एंजेसिड ज़ुबान नीचे रख लें या डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं या पानी वगैरह पी लें, तो हो सकता है कि वो अटैक अवर्ट हो जाए और वो अटैक आपको ना हो। ठीक है, यानी कि अगर दर्द आ रहा है तो फिर आपने वेट नहीं करना, दवाई ज़ुबान के नीचे रख लेनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिल का दौरा भी आ सकता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अच्छा, तो मैं आपकी दोस्त एक दावत में रहता हूँ। जी, आपकी हमें समझ नहीं आ रही, दोबारा हाँ, से। मेरा ना जी जी
ब्लड प्रेशर ना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है मेरा। अच्छा, कितना होता है तो, ब्लड प्रेशर आपका? तो मैं ना फिर इधर से 30 किलोमीटर सफर 30 किलोमीटर सफर करके आपकी आवाज़ जाता हमें हूँ सही से समझ DHQ। में नहीं आ रही। दोबारा करो। दोबारा से कॉल कर लें हमें, ठीक है, ताकि नहीं, हम मैं आपके कह रहा सवाल का हूँ जवाब दे सकें। जी जी। मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, कितना होता है ब्लड प्रेशर हाई होकर? वो 100 से ऊपर हो जाता नीचे वाला? अच्छा ठीक है, नीचे वाला कितना होता है? है। मुझे पता नहीं, मुझे ना अच्छा ठीक है, फिर कोई गाड़ी दवाई से इस्तेमाल पूछना क्या कर रहे हैं? पहले मैं जब दवाई भी खाता हूँ फिर भी नहीं कम होता, फिर वो ना हॉस्पिटल DHQ। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी 60 साल है। अच्छा ठीक है, दवाई जो है वो रेगुलरली यूज करते हैं? और कौन सी कर रहे हैं? हाँ, नहीं अभी नहीं कर रहा, तो इम्तियाज डॉक्टर उसके बाद। ठीक है, दवाई का नाम पता है आपको? नहीं, गोलियां होती है ब्लड प्रेशर की, अच्छा ठीक है, वो बहुत 100। ठीक है। तंबाकू नोशी तो नहीं करते? खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। फालजी का मसला है। फालिज को। अच्छा रोजे ठीक है, रख रहे हैं? रोजे वगैरह रख रहे हैं आप? हाँ, अच्छा ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ठीक है, आप सुनिएगा ज़रूर। जी सर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनको बात करने में भी मसला है। कोई फालिज का अटैक तो नहीं आया कभी आपको? ओके, बता रहे हैं कि हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर, फैमिली में कह रहे थे फालिज का मसला है, आई डोंट नो कि अब इनको अटैक आया कि इनको आई नहीं। थिंक ठीक है, इनकी बोलने वाली जी, जो थी आवाज़ वो से लग रहा स्पीच भी था। उनकी जी। ऐसी थी। उसमें आई थिंक उनका था कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर उनका सर नीचे में नहीं आ दर्द रहा। भी होता है। 100 रहता है और 100 में नीचे वाला रहता है, जो ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो जाता है। और इन्होंने बताया कि रोज़े भी रख रहे हैं वो। उसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जिनको फालिज का अटैक हुआ हो और ब्लड प्रेशर की उन्हें तकलीफ़ हो, उनका ब्लड प्रेशर नीचे रहना चाहिए, यानी 140/90 से नीचे, 130/80, 120/80 इसके नज़दीक रहना चाहिए। क्योंकि उसमें ये डर होता है कि दोबारा फालिज के अटैक का डर बिल्कुल। होता है कि अगर ये ऊपर ज़्यादा रहा तो दोबारा अटैक हो जाएगा, और हो सकता है कि दूसरा जो फालिज जो पहले से ज़्यादा सख्त हो, और हो सकता है कि वो जानलेवा भी साबित हो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको एक शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या दिल की तकलीफ़ हो और साथ आपको फालिज हो जाए, बिल्कुल। तो फालिज के लिए बड़ा ज़रूरी है आपकी ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में रहनी चाहिए। शुगर भी कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। अगर ये नहीं कंट्रोल में होंगे तो फिर दोबारा आपको फालिज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। बिल्कुल। तो वो जैसे मैंने कहा कि 140/90 से नीचे होनी चाहिए, और अपनी जो दवाई है अपने डॉक्टर से मशवरा करके एडजस्ट कर लेनी चाहिए। कई दफ़ा होता ये है कि आप दवाई का टाइम आपका गलत होता है कि आप एक टाइम पे नहीं लेते, कभी सुबह ले ली, कभी शाम को ले ली, और आपका जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो इरेटिक ऊपर नीचे होती रहती है। तो दवाई का एक टाइम रखें। नमक जो है, जैसे इनको है ब्लड प्रेशर में, नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए, आपकी तरकारी में भी कम होना चाहिए। आटे और चाय में ना हो, किसी चीज़ साथ नमक लगा के ना खाएं, और कोई नमकीन चीज़ ना खाएं। ये हम आजकल जो समोसे पकौड़े खाते हैं या चाट वगैरह होती है, बहुत नमक इसमें होता है। नमक बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह और जो बाज़ार से कुछ चीज़ें आती है उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चटपटी होती है। ज़्यादातर मरीज़ वो आते हैं जब ये चीज़ खाते हैं तो इसके साथ फिर उनका प्रॉब्लम है, एकदम ब्लड प्रेशर शूट कर गया और इमरजेंसी में जो है सर हॉस्पिटल यानी कि ये जो मरीज़ हैं इनका बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्टर के पास जाएं, अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवाएं। आपको जो सर में दर्द आ रहा है इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आपकी आवाज़ से हमें लग रहा था कि आपको फालिज का अटैक भी हो चुका है, तो खुदा न खास्ता दोबारा भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दवाई जो है एडजस्ट की जाए, टाइम पर ली जाए। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाजी, मैं अपना शुगर का मरीज है, मेरी शुगर जी ना कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, कितनी होती है शुगर आपकी? 700 750 तक पहुंच जाती है, इंसुलिन ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने डॉक्टर को बताया ये कि इतनी हाई हो रही है आपकी? उन्होंने कोई इंसुलिन वगैरह की डोजेज एडजस्ट नहीं की? जैसे कि ये 30-70 उन्होंने दी है, 3 टाइम लगा रहे हैं, फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रही। वर्जिश मैं नहीं कर सकता, मेरे एक सभी लत जी बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उम्र हैगी है तकरीबन 50 साल।
ठीक है। और ब्लड प्रेशर का भी मसला है क्या साथ आपको? नहीं, कोई और मसला नहीं, ब्लड प्रेशर वजन का हर बाकी ठीक है। वजन कितना है आपका? वजन तकरीबन है 100 किलो के करीब। अच्छा ठीक है। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं जी, सिगरेट नहीं पीता। तो खाने में एहतियात कर रहे हैं आप? हाँ जी, खाने से मिठियां चीज़ों का परहेज कर रहे हैं मैं। अच्छा ठीक है। वजन कम करने की कोशिश नहीं की? वजन घट करने की कोशिश, बस सैर वगैरह नहीं मैं कर सकता। सैर करा अगर ते मेरी हालत कमजोर है, तुरिया भी नहीं मैं जाता। अच्छा मैंने ठीक कोई है। ऐसी चीज का मशवरा दो डॉक्टर साहब पूछ के कि काम केड़ी करने वाले चीज ऐसी इस्तेमाल करा। अमानत अली ठीक बोल है। रहे हैं उकाड़े तो। कहाँ के रहने? उकाड़े से। अच्छा ठीक है। उकाड़ा बहुत शुक्रिया। कैंट तो जी, अमानत अली मेरा नाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत साहब। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी सर। शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हाँ, डॉक्टर ये को भी सबसे दिखा ज़्यादा दिया आई थिंक है। इन्होंने कहा कि इंसुलिन भी लगाता हूँ फिर भी नहीं कंट्रोल। देखिए, दो तीन चीज़ें वजन हैं। भी बहुत ज़्यादा है। वज़न भी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि हो सकता है कि इनकी इंसुलिन असर ना कर रही ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने इंसुलिन को सही तरीके से स्टोर नहीं किया, यानी फ्रिज में नहीं रखा, बाहर फ्री इंसुलिन पड़ी रह गई और उसका असर ख़त्म हो गया, यानी वो दवाई नाकारा हो गई। ये भी बहुत ये इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इंसुलिन, डॉक्टर साहब भी जब मरीज़ को इंसुलिन का लिख के दें, उसे बताए जी इंसुलिन को कैसे आपने स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है आपने। घर में फ्रिज नहीं है तो फिर इंसुलिन का फ़ायदा कोई नहीं है। अब टेम्परेचर होता है, उसका असर गायब हो जाता है और नाकारा हो जाती है। बेस्ट इनका ये होता है जब ऐसे लोगों को शुगर ऐसी अनकंट्रोल 700 के हिसाब से, इसमें तो बंदा बेहोश हो जाता है, डायबिटिक कॉमा हो जाता है, डायबिटिक गुर्दे भी कीटोसिडोसिस फेल हो हो जाता है, सकते गुर्दे हैं, फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, फॉलोज हो आईसाइट जाता जा है। सकती है। इसमें जो मशवरा है मैं ये देना चाहूँगा कि ये या तो वहाँ का जो उकाड़ा का सरकारी अस्पताल है वहाँ पे चले जाएं, दाखिल होकर एक दफ़ा अपनी शुगर कंट्रोल करवाएं। हो सकता है कि 3-4 दिनों में या एक हफ्ते में इनकी शुगर जो है, एक इंसुलिन की डोज एडजस्ट कर दें, या हो सकता है दवाइयाँ एडजस्ट कर दें, गोलियाँ एडजस्ट कर दें कि जिसमें से इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए। और जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज हों और वो जो दवाई और इंसुलिन की डोज बताएं उसको फिर वो ये जारी रखे। अगर वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल नहीं है तो CMH जो उकाड़ा का है, वहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। उस CMH में वो ये करेंगे कि एक दफ़ा दाखिल करके इनकी शुगर कंट्रोल करके इनको बता देंगे कि ये दवाइयाँ हैं और ये इंसुलिन है और ये इसकी डोज है, इसके साथ कंट्रोल है, ये आपने मेंटेन करना है और ये जो आपने आगे एहतियात करनी है, और उनकी शुगर कंट्रोल हो ठीक जाएगी। है। जिन पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती नाजरीन, उनको हम हमेशा से ये मशवरा देते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। वहाँ पर वो आपकी शुगर चेक करते रहेंगे, दवाइयों को भी एडजस्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह उससे शुगर कंट्रोल भी हो जाती है। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा। मोहम्मद नवाज बोल रहा हूँ सर, जिला बिहारी कड़ा मोड़ से। जी सर जी, मुझे दिल की तकलीफ है सर जी, तो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं। ठीक है। कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ सस्टेक है 6.4, अच्छा। और लोप्रिन है 75, और रनोला है 500 mg, और दूसरी है एक्सप्लेंडेड है। ठीक है। दिल की क्या और तकलीफ हुई थी आपको? मुझे घबराहट होती है और चुभन होती है, सीने में ना दबाव पड़ता है, घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। ये चलने पर होता है या बैठे बैठे भी होता है? बैठे भी होता है, चलने में भी ज्यादा होता है कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल दिल नॉर्मल हो जाता है, कोई जैसे कोई तकलीफ ना हो, खुशियाँ खुशियाँ हो। ठीक है। तो अभी भी ये तकलीफ आ रही है दवाइयों के बावजूद? ये अब 2-3 माह से चल रहे हैं। मैं एंजियोग्राफी हुई है। ठीक है। मुल्तान के डॉक्टर हैं। सही है। एंजियोग्राफी हुई है आपकी और उसकी क्या रिपोर्ट आई है? एंजियोग्राफी अभी नहीं हुई, 30 तारीख दी हुई है, मुझे जाना है मैंने। अच्छा। तो घबराहट बहुत होती है। रूलिंग कैप्सूल है मेप्राजोल में, ये सुबह खा रहा हूँ, और मीनोकैन या मीना सिरप है वो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करते आप? वॉक वगैरह करते हैं? नहीं बेटा ना, तुम्हें हाँ वॉक पहले करता था, ठीक है। अब जो है ना वो घबराहट ज्यादा होने लग जाती है। शुगर, ब्लड प्रेशर अच्छा ठीक है। शुगर है आपको? ब्लड प्रेशर हाई है आपका? अब ब्लड प्रेशर, अब जब 2 महीने हो गए हैं दवाई ले रहा हूँ, अब ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं गया, अब ठीक रहता है। ठीक है। और शुगर भी नहीं है मुझे। अच्छा। शुगर भी नहीं है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? जी, बड़े भाई थे, उनको भी अटैक हुआ था, वो फौत हो गए हैं। अच्छा और ठीक है। मेरे वालिद साहब, उनका भी दिल का मसला था। सही है। वजन तो नहीं ज्यादा कहीं आपका? वजन वजन बेटा मेरा बहुत ज्यादा है। पहले था 120, अब 2 माह हुए हैं, अब मेरा 110 पे, 110-11 पे आ गया है। ठीक वजन है। अब कम हुआ है। सही है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, वज़न ज़्यादा है और
तकलीफ़ भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, वॉक वगैरह नहीं कर सकते हैं? देखें ये अभी जो मेडिसिन ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं और इन्हें फिर भी और तकलीफ़ है, एंजियोग्राफी भी अभी फिर तक भी नहीं हुई। तकलीफ़ है। इनकी अब तक एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए थी। आई थिंक ये उन्होंने जिक्र किया बीच में कि ये मुल्तान भी दिखा के आए हैं। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, गवर्नमेंट का एक दिल का अदारा है और वहाँ पे सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वहाँ पे जो इतने सिम्टम्स हो तो इनको वहीं एडमिट करके फ़ौरन इनकी एंजियोग्राफी कर लेनी चाहिए। और एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो आपको 100% बीमारी के बारे में बता देता है कि बीमारी है कितनी और इस मरीज़ को कौन सा इलाज चाहिए, क्या दवाइयों से चल सकेगा, स्टेंट डालने पड़ेंगे या बाईपास होगा। तो सबसे पहले तो मेरा इन्हें ये मशवरा है कि ये जाए मुल्तान और अपनी एंजियोग्राफी करवाएं ठीक है। और फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब को जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्हें दिखाएं और वो फिर जो मशवरा दें उस मशवरे पे अमल करें। ये दवाइयाँ तो बहुत ले रहे हैं, देखिए ये सारी जो इसके हार्ट बावजूद वाली symptoms एंजाइना आ की रहे हैं जितनी इनको। दवाइयाँ और हैवी डोज में ले रहे हैं और हैवी डोज के बावजूद इन्हें आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और इन्हें जाना चाहिए मुल्तान में। और बस अब जाके उन्हें रिक्वेस्ट करें कि जी अगर ये फिट है एंजियोग्राफी के लिए तो इनकी एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए और वहाँ से बीमारी का पता चले। हो सकता है कि दवाइयों की बस की बात ना हो सकता है इन्हें स्टेंट पड़ते हो सकता है इनका बाईपास की ज़रूरत हो, तो वो उसके बाद ही वो पता चले। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मकसूद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कितना होता है? मेरा 180 और 120। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन आप दवाई कोई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैं डायो प्लस 5 160 है जी। ठीक है, ये उसके बाद इतना है ब्लड प्रेशर आपका? बाकायदगी से ले। जी उसके ये मैं अपना अफ्तारी के बाद जो है ना इसको टैबलेट लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरे कब जो से पट्टी शुरू है ना की? गर्दन के पीछे की ठीक पट्टी है, होती है और ये कब से ले रहे हैं दवाई आप? ये तो मैं पहले तो मैं ले रहा था क्या कहते हैं इजी डे टैबलेट अच्छा, 50 मिलीग्राम। ये कब शुरू ठीक है, किया? ये कब शुरू किया आपने? ये तो अभी रिसेंटली मुझे कोई 15-20 दिन हुए। ठीक है, तो इजी डे से भी कंट्रोल नहीं था ब्लड प्रेशर, इस वजह से शिफ्ट किया आपने? जी इस वजह से शिफ्ट हुआ मैं इस पे। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, खाने में कोई एहतियात कर रहे हैं आप? जी खाने में भी तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं राइजिक जो कैप्सूल है मैदे के लिए वो भी यूज करता हूँ, उससे पे थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा, उससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है आपका। ठीक है, लेकिन अब ये बताइएगा कि तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करते? वजन कितना है आपका? जी नो स्मोकिंग मैं नहीं करता। ठीक है, और वजन? वजन मेरा 100 के करीब होगा। अच्छा, ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? कभी दिल वगैरह में दर्द तो नहीं आया आपको? नहीं जी दिल में नहीं आया। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ब्लड बीपी का अच्छा, ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको? जी नहीं शुगर नहीं है। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं? जी वॉक भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का ये जवाब एक लेते सवाल हैं। इनसे पूछें कि ये जो भी एक और सवाल आपसे पूछना है। कि ये दवाई जो डायो प्लस है ये कितने दिनों से शुरू की है? ठीक है, ये कब से ले रही हैं ये वाली दवाई जो अभी शुरू की है? ये अभी रमजान से पहले मैंने शुरू की है, तभी रमजान में भी इसको मिले। और इसके बावजूद आपका नीचे वाला 120 आ रहा है? जी ये यूज करता हूँ तो उसके बाद अब तो कुछ बेहतर हो गया, लेकिन पट्टों में मेरे गर्दन के जो पट्टे नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें कि अब आपका ब्लड प्रेशर ये जो बेहतर हुआ है, कितना बेहतर हुआ है, कितना ब्लड प्रेशर होता है? अब जो है ना मेरा ये यूज करने के बाद ना ये आ गया 160 और 110 पे। अच्छा, 160 110 पे। और आप इफ्तारी में ज़्यादा समोसे पकौड़े और चाट जो है वो नमक वाली ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? जी नहीं समोसे तो मैं लेते ही नहीं हूँ। और तुम पकौड़े भी नहीं खाते? जी पकौड़े भी नहीं खाते। हाँ, ये पूछने का ये मकसद था कि नमक का इस्तेमाल आपका कम होना चाहिए। मैं अभी आपको दवाई इसको एडजस्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपने हफ्ते के बाद हमें दोबारा फ़ोन करके बताना। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी अभी 160 110 इनका जो है वो चल रहा है, तो मैं इन्हें कहूँगा कि ये 160 ये ले रहे हैं जो टैबलेट ले रहे हैं, इसको 10 160 कर दें। अच्छा, एक 5 मिलीग्राम वाली होती है, एक 10 मिलीग्राम वाली होती है, तो 10 वाली जो 160 कर दें और इससे होपफुली इंशाल्लाह इनका ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और अगले हफ्ते में बेशक फ़ोन करके बता दें कि अब मैं इनका जो मेरा जो चाहूँगा जो टारगेट है कि इनका ब्लड प्रेशर 140 90 से नीचे हो और 110 70 या इससे ऊपर हो, यानी 110 70 140 के 90 कहीं भी हो तो ये इनका ठीक ब्लड प्रेशर होगा। सही है सर। यहाँ पर ये भी बता दीजिए,
हम ये रेंज बताते हैं 140-90, तो ये नॉर्मल मरीज़ों के लिए है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका ब्लड प्रेशर देखिए कितना हाँ, होना वो जो चाहिए? शुगर के मरीज़ हैं, जो फालिज के मरीज़ हैं, जिनके गुर्दे फेल हुए हैं, उनका 120-80, 130-80 होना चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो गुर्दे और फेल हो जाएंगे, शुगर और ख़राब, शुगर की वजह से गुर्दे और ख़राब होंगे। फालिज का अटैक होने का डर है अगर आपका 120/80 या 130/80 के करीब नहीं है। तो ये आपका जो है हमेशा 130/80 या 120/80 के करीब सर, मैं होना चाहिए। पेशेंट्स को हमेशा से ये बताती हूँ कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये इसी तरीके से है कि आपके जिस्म में एक बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है, चाहे वो आपके दिमाग में फट जाए, आपको दिल का दौरा दे दे, आपके गुर्दे फेल कर दे। बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन से ज़रूरत होती है कि डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को कहें कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दवाई चेंज कर दें। और दूसरा ये कि ये खामोश बम है, ये बताता नहीं है आपको, ये बिल्कुल। चेक करवाते हैं It's तो a फिर पता ticking bomb। चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। जी, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कौन कहाँ से? मैं इस्माइल बोल रहा हूँ चित्राल से। जी इस्माइल साहब, सवाल पूछिएगा। मैडम सवाल ये है कि मेरे वालिदा साहिबा जो है ना, हम्म। वो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज है। अच्छा। हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल भी है। वक्तन फवक्तन हम डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। ठीक है। उसने टेबलेट रिकमेंड किया है, वो टेबलेट यूज कर रहे हैं। वो साहवासवी इस्तेमाल कर रहा है, जेबेक्स एम इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, उम्र क्या है उनकी, आपकी वालदा की? तकरीबन 50-55। अच्छा, ठीक है। तो दवाइयों से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या नहीं? तकरीबन 2 पॉइंट वो ज्यादा हो रहा है ना। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तकरीबन मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रहा था कि 2 पॉइंट है तकरीबन। अच्छा, वो लिख कर नहीं दिया, बताया भी नहीं है। ठीक है। और शुगर कितनी हाई होती है? शुगर तकरीबन 150-200 पे वो जाते हैं ना। अच्छा, किस वक्त होती है ये? खाने के बाद है या खाने से पहले है? नहीं, खाने के फास्टिंग में वो 145 तकरीबन मैंने वो किया था, शो किया था। ये तो ज्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी वालदा जो है उनका वजन ज्यादा है क्या? वो चलती फिरती हैं, खाने में एहतियात करती हैं? वजन उनका ज्यादा है। उनके ये टंग जो है ना, ये भी दर्द करता है ना। अच्छा, ठीक है। वो सही तरीके से चल नहीं सकता है। सही। और नमक वाली चाय तो नहीं पीती? क्योंकि आपकी तरफ नमक वाली चाय इस्तेमाल होती है। नमक वाली चाय नहीं पीते, वो परहेज करते हैं ना, नमक वाली चाय नहीं पीते। सही है, ठीक है। तो सवाल क्या है अब आपका कि किस तरह से कंट्रोल करना है इसको? हाँ, ये शुगर को, वो किडनी जो गुर्दे जो है ना, इसमें दर्द हो रहा है। अच्छा, ठीक है। गुर्दों के टेस्ट हुए हैं उनके? गुर्दन के टेस्ट हुआ था, वो डॉक्टर साहब कह रहा था कि थोड़ा इन्फेक्शन है इसमें। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, वज़न ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, वॉक नहीं करती हैं और किडनी का टेस्ट में इन्फेक्शन आया है, लेकिन ये नहीं पता कि किडनीज कितनी अफेक्टेड हैं। आर जी, आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि देखें, इनको ये पता होना चाहिए कि इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे होना चाहिए। शुगर इनकी सुबह की 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, फास्टिंग बगैर खाए पिए। ठीक। और शाम वाली शुगर जो है वो खाने से पहले 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये इन्हें लेवल पता होना चाहिए और डॉक्टर साहब को कहेंगे जी कि इसको कंट्रोल करके दें और जो डॉक्टर साहब दवाई लिख के दें उसको एडजस्ट करें। देखिए, जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, तो अगर आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो बार बार उनके पास हर 2 हफ्ते के बाद जाए। हाँ, हर 2 हफ्ते के बाद। हाँ, उस वक्त तक जानना डॉक्टर साहब की छोड़ें जब तक वो आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब हो सकता है कि वो जो दवाई लिखी है उससे ना कंट्रोल हो, उसकी डोज बढ़ानी पड़े। या वो दवाई अगर कंट्रोल नहीं करी, कोई दूसरी दवाई साथ शुरू करनी पड़े। और शुगर का भी यही चीज़ है। और फिर आपके परहेज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप कितना परहेज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जितनी मर्जी है दवाइयाँ लिख के दे दें, इंसुलिन भी और दवाई भी, और आप परहेज़ ना कर रहे हो, मीठी चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए परहेज़, एहतियात और बाकायदा दवाई का लेना, ये इन चीज़ों के कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब जब आपका चेक करें ब्लड प्रेशर, तो वो कहे ना ज़्यादा या कम है, या 2 डिग्री ज़्यादा है या 10 डिग्री ज़्यादा, उन्हें लिख दें ऊपर के कितना ब्लड प्रेशर। हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में बताते हैं, नाजरीन को भी कहते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहता रहे, आपने कहना है कि मेरे कागज़ों पे लिख दें कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरी शुगर कितनी है।
सर वी ये आर वर्किंग ऑन दिस। आई होप कि चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं नहीं डॉक्टरों की तरफ डेफिनेटली से आई भी थिंक और मरीजों की तरफ से इस भी। प्रोग्राम का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि अवेयरनेस आती है, मरीज़ में आती है, और नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वो एटलीस्ट वो कह देता है जी कि मेरी जो है वो देखें कितना कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा कितना है, वो कहे ना लो या हाई, उसने कहा जी बस लिख दे कितना मेरा ब्लड प्रेशर है, हाँ। कि वो आपका रेफरेंस होता है। जब नेक्स्ट टाइम होते पता पिछले टाइम जो विजिट किया था उस पर इतना था और आज इतना ब्लड ये प्रेशर है। डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है, ये स्टाफ की भी जिम्मेदारी है, और कुछ जिम्मेदारी मरीजों को भी लेनी होगी कि डॉक्टर के पीछे पड़ जाएं कि ये लिख कर दें मुझे, इससे आपको भी पता चलेगा अगले डॉक्टर के पास अगर आप जाते मैं हैं। आपको एक बात बताऊं कि जो एक सीक्रेट है जी कि हमारे जितने मैंने अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा और अपने तजर्बे में देखा है कि हमारा मरीज़ अगर एहतियात शुरू कर दे और अपनी दवाई बाकायदगी पे शुरू कर दे, हमारे पास मरीज़ों की तादाद कम हो जाए। हाँ ये मरीज़ अपनी नालायकी से बार बार डॉक्टर के पास आता है, सही। ये मैंने नोट किया। ना वो परहेज़ करता है जो उसे बताया जाता है, ना वो दवाई खाता है टाइम पे। 2 दिन 3 दिन दवाई छोड़ के फिर आ जाएगा जी मुझे ये हो गया, और हर हफ्ते दिखाएगा और जेब से पैसे देगा। और ये सरकारी अस्पतालों में भी रश कम हो सकता है और प्राइवेट क्लिनिक में रश कम हो सकता है। मरीज आधे हो सकते हैं अगर वो टाइम पे दवाई खाएं और जो हम परहेज बताएं उस परहेज पे वो अमल करें। और यकीन जानिए हमें बहुत खुशी होगी, हम डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं जब हमारा कोई पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए आपने दवाई बाकायदगी से लेनी है और आपने डॉक्टर के पास जाते रहना है ताकि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब सवाल पूछिएगा। मैंने जी डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना थी कि मेरी ना जो टांगों में दर्द हुआ करता था। अच्छा। तो मैंने मुख्तलिफ जो था वो डॉक्टर जरा को मैं जाके दिखाया था, तो शायद किसी को उस टाइम पे सही तरह समझ नहीं आई। तो वो ये था जी कि मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना कि कैल्शियम डिपॉजिट जो होता है, बाद में मुझे एक सर्जन साहब ने बताया था कि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ है। सही। और वो तब भी मेरा डॉक्टर साहब से मैंने सिर्फ इतना अच्छा उसका हुआ ये जी कि जब मैं गया हूँ डॉक्टर साहब के पास, सर्जन साहब के पास, बेस्टले के पास, तो उन्होंने फिर एक चांस लिया था कि इसका, उन्होंने कहा था मुझे एक मैं चांस लेता हूँ कि इसका मैं शायद इसके फ्लो को बेहतर कर सकूं। अच्छा। लेकिन नहीं हो सका वो। ना उसमें आर्टिफिशियल वेन पड़ी, ना एंजियोप्लास्टी हो सकी उसकी, और ये वो उसका रिजल्ट ये है कि मेरी इम्पिटेशन हो गई। अच्छा। एक मतलब लो नहीं हुई, फिर उन्होंने दोबारा किया, अब नहीं करनी पड़ गई, फिर मेरी दूसरी टांग का मसला निकल आया। अच्छा, वो भी सेम इशू था, यही ये कैल्शियम डिपॉजिट था उसके बीच। ठीक है, आप ये बताइएगा एज क्या है आपकी? और जी जी 48। स्मोकिंग तो नहीं करते थे आप? मैं करता था जी, बिल्कुल करता था। अच्छा, स्मोकिंग नहीं स्टॉप की थी आपने? मुझे तो उस टाइम पे ये था, इस चीज का पता ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी। तो मेरा भी डॉक्टर साहब से ये कहना है कि ये जो चीज है इम्पुटेशन तो हो चुकी है, तो ये अजीब सी बात है कि इसका इलाज ही कुछ नहीं था, तो ये चीज इधर रुक चुकी हुई है या ये ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट कि आपकी एम्पुटेशन हुई है, और आपका ये सवाल दूसरे लोगों को भी गाइड करेगा। जी सर। देखिए ये बेसिकली हाँ, ये नॉर्मली जो स्मोकर्स हैं उसमें ज़्यादा होती है, टांगों की नालियाँ बंद हो गई, कई दफ़ा ऐसी टांगें काटनी पड़ती है। अब देखें इसकी कई वजह हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, जो स्मोकिंग के बाद नालियाँ जो बंद होती हैं वो भी हो सकता है, और एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ भी हो सकती है, लेकिन इनको बड़ी यंग एज पे हुआ। और उसमें जो इन्होंने कहा कि वो कैल्शियम थी और खुल नहीं सकती थी। अभी ये देखें एक और चीज़ आ गई है, टांगों की एंजियोप्लास्टी। हाँ, बिल्कुल। वो नालियाँ जो बंद हों, उन नालियों को बैलून के साथ खोल के अंदर स्टेंट डाल दिए जाते हैं। अगर सर्जन कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो जो नालियाँ हैं वो खुल सकती है, और आपका खून का या ब्लड का फ्लो है टांगों को चलता रहता है, और जिस तरह इनकी एम्पुटेशन हुई है उस एम्पुटेशन से आप बच सकते हैं। ये हमारे इंटरवेंशनल जो पेरिफेरल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है या इंटरवेंशनलिस्ट होते हैं, वो ये काम करते हैं कि वो टांग की नालियों की या बाकी जो नालियाँ, दिल के अलावा नालियाँ, उनको नालियों को खोलते हैं, और ये आजकल मुमकिन है। जो आई डोंट नो कि इनकी किसी ऐसे स्पेशलिस्ट से बात हुई थी कि नहीं हुई थी। एम्पुटेशन, हाँ, एम्पुटेशन एक आखिरी जो चीज़ है जिस पे हम जाते हैं, और उसमें कोशिश ये करते हैं कि उन नालियों को एंजियोप्लास्टी स्टेंट के साथ खोला जाए, और वो खोल के फ्लो को रेस्टोर करे ताकि कोई किसी का अंगूठा, किसी का पाँव या किसी की टांग ना काटनी तो पड़े। क्या पहले इसका इलाज नहीं था जिस तरह के इनका? उसमें होता ये था कि अगर नालियाँ बंद हैं तो पहले इसका इलाज होता था कि बाईपास
जो है वैस्कुलर सर्जन ग्राफ्ट जो कर है, देते जो हाँ वो सर्जन जो है वैस्कुलर सर्जन वो ग्राफ्ट कर देते थे, उसको बाईपास कर देते थे। ठीक है। अब जो है जब से इंटरवेंशनल पेरिफेरल इंटरवेंशनल जो है वो आई है और उसमें से अब इसका इलाज है और इसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है और इसमें स्टेंट डाल सकते हैं और वो उससे गुजारा चल सकता है और फ्लो रेस्टोर हो जाता है और आपके पाँव या उंगलियां या टांग कटने से बच जाती है। और एक तो सबसे ये देखें, एक आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि ये स्मोकिंग के नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टांग कट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग को छोड़ दें। और इस तरीके से जब ये आप जिसके साथ होता है फिर वो कन्विंस होता है कि यस स्मोकिंग जो है मेरी सेहत के लिए बहुत बुरी थी। ये चीज़ें आप छोड़ दें, एहतियात अपनी पूरी करें, शुगर है तो कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करके रखें, तो आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन मुझे इन्हें ये दूसरा मशवरा ये है कि अब अगर खुदा न खास्ता आपकी उस टांग में या दूसरी टांग में ये प्रॉब्लम होता है तो हमेशा इंटरवेंशनल जो अभी पेरिफेरल इंटरवेंशनल का जो है इंटरवेंशनलिस्ट है, जो ज़्यादातर या तो कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, ये जो कर रहे हैं इनके पास रूझान आजकल पाकिस्तान में सारा इलाज अवेलेबल है। टांग कटवाने से पहले वो आखिरी हरबा वो इस्तेमाल कर लें जिसमें से आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाए या स्टेंट डल जाए ताकि नाली खुल जाए और टांग काटने वाली नौबत ना आए। बिल्कुल सर। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि इनको अलामात ये थी कि चलने पर दर्द होता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है कि अगर यंग एज में आप चल रहे हैं और आपको टांगों में दर्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड फ्लो है टांगों में वो अफेक्टेड है। सर इसके अलावा भी कोई अलामात होती हैं इस बीमारी में? बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो ये होता है कि कई दफ़ा ये चलें तो आपकी पिंडलियों में या रान में चलने पे दर्द हो और जो ही आप रुक जाते हैं आपका दर्द ठीक हो जाता है। इसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं कि वो जो आप चलने से सीने में दर्द होता है, हार्ट बोलता है दर्द के जी बचाओ मुझे खून कम मिल रहा है, इसी तरह टांग बोलना शुरू हो जाती है कि मुझे खून कम मिल रहा है, मेरी खून में रुकावट है, मुझे बचाओ। और वो आप जब हो तो उसकी भी फिर एंजियोग्राफी होती है या सीटी एंजियो होती है, उसमें ब्लॉकेजेस का पता चल जाता है। उन ब्लॉकेजेस के हिसाब से फिर एंजियोप्लास्टी ऊपर से लेके पाँव तक नीचे तक एंजियोप्लास्टी हो जाती है। टांगे कोई ठंडी भी होती हैं, टांगे ठंडी होती हैं, कई दफ़ा टांगों का रंग बदल जाता है। ठीक है। और कई दफ़ा काला हो जाता है, गैंग्रीन टाइप होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं चले जाते हैं और वो आपको टेम्परेचर कम होता है और कई दफ़ा जब आप पाँव को लटकाते हैं तो आपको आराम आता है, जब ऊपर रेज करते हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली इस्कीमिया वाली चेंजेस होती है और आपको चाहिए कि डॉक्टर साहब के पास जाएं और वहाँ पे जो टेस्ट वो बताएं वो टेस्ट हो। अगर खुदा न खास्ता ये डिजीज़ आपको हो तो इसका बर वक्त इलाज मुमकिन है और कटने से, टांग कटने से आपकी बच सकती है अगर आप सही वक्त पे उसका इलाज सर मैंने बहुत सारे यंग पेशेंट्स को देखा है कि डॉक्टर उनको बता भी देता है कि आपकी टांग कट जाएगी अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते। नहीं, वो इंतजार करता है जब तक टांग कटे। हाँ, और फिर उसके बाद जाकर रोकता है। ये देखें, ये इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये हमारा है प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम। हम वो बात आपको बता रहे हैं जो आप जिस पे आप अमल करेंगे तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी और आपको बीमारी नहीं होगी। देखें, वज़न अपना कंट्रोल कर, वज़न को कम करें और पैदल चलें, सिगरेट नोशी बंद करें, नींद अपनी पूरी करें। और अगर खुदा न खास्ता आपके ख़ानदान में शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो पहले दिन से आप एहतियात शुरू कर, आपको बीमारी है या नहीं है, आप एहतियात शुरू कर दें तो आपको ये बीमारी हो ही ना। जी, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अफसन अख्तर का बात कर रहा हूँ जी, गुजर खान से। सवाल पूछिएगा। ये कि सर सीने को ऐसे आवाज कट रही है आपकी। मैं राउंडली से समझ ले रहा हूँ। ठीक है, सवाल मतलब वो ईको भी मेरी हुई है। अच्छा। ईको भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि ठीक है और ईसीजी भी ठीक है। अलामात क्या आती हैं आपको? ये दर्द होता है जी, सीने में दर्द रहता है। चलने पे ठीक है, चलने पर होता है या बैठे बैठे भी आता है और कितनी देर के लिए होता है? थोड़ी देर जब पैदल चलता हूँ ना, कभी कभार सोए होता हूँ फिर भी दर्द हो जाता है। अच्छा ठीक है, साथ पसीने भी आते हैं, दर्द कहीं मूव भी करता है? पसीना नहीं आता है जी, पसीना नहीं आता है। ठीक है, सांस फूलता है साथ? जी, सांस वगैरह फूलता है साथ? जी, सांस फूलता है जी। अच्छा ठीक है, खानदान में किसी को दिल का मसला है? किसी को भी नहीं है जी। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 60 साल है। कितनी? कितनी है जी? जी 61 साल उम्र है आपकी? जी मेरी 60 साल उम्र है जी। अच्छा ठीक है, शुगर तो नहीं है आपको? शुगर नहीं है जी। अच्छा ठीक है, वजन ज्यादा तो नहीं है? जी, वजन तो नहीं ज्यादा?
अच्छा ठीक है, शुगर नहीं है जी मुझको। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। ईटीटी का वजन रहता है जी। अच्छा ईटीटी की है आपने? जो एक्सरसाइज वाला टेस्ट होता है दिल का, वो किया है? पीछे से शोर बहुत आ रहा है। आपका जो दिल का एक्सरसाइज वाला टेस्ट होता है वो करवाया आपने? अच्छा, आपको शायद हमारी आवाज़ सही से नहीं जा रही। चलें आप सुनिएगा डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। जी आई थिंक उसमें उम्र उनकी ऐसी है जिसमें दिल की बीमारी हो सकती है। वो इको ईसीजी तो उनकी ठीक है, लेकिन ईटीटी एक एक्सरसाइज टेस्ट होता है, वो देखते हैं कि उसमें कोई चीज़ आती है कि नहीं आती। कई दफ़ा टेस्ट सारे नार्मल आते हैं, लेकिन अगर आपको चलने से सीने में दर्द हो जो कि रुकने पे ठीक हो जाए, या अगर आप कोई चढ़ाई चढ़े या वजनी चीज़ उठाएं आपको सीने में दर्द हो जाए और वो आप जब छोड़ दें तो वो ठीक हो जाए, तो ये दिल का दर्द है। और कई दफ़ा ये टेस्ट उसके साथ सारे नार्मल आते हैं, नहीं बताते, तो एक ही फिर टेस्ट होता है, या तो आप सीटी एंजियो करवा लें, एंजियोग्राफी, या प्रॉपर एंजियोग्राफी करवा लें। उससे फिर 100% आपको पता चलता है बीमारी है कि नहीं। कई दफ़ा लोगों को ऐसे हुआ है कि उनकी तीनों के तीनों नालियाँ बंद थी, उनका हमने ईटीटी किया तो ईटीटी बिल्कुल नॉर्मल थी, उस पर कोई खराबी नहीं आई, लेकिन मरीज़ को सिम्टम थे, यानी उसको चलने पे सीने में दर्द होता था। टेस्ट उसके सारे नेगेटिव आए और फाइनली जब टेस्ट उसका एंजियोग्राफी किया तो तीनों के तीनों नालियाँ बंद है, तो ये हो जाता है। और इसमें से 40% जो है वो ईटीटी में पता ही नहीं चलता, आपको बीमारी होती है तो ईटीटी बताती नहीं है बीमारी है। फिर आपको जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, या आप सीटी एंजियो करें या प्रॉपर कन्वेंशनल जो एंजियोग्राफी है, तो इनको एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए। और हम हमेशा से ये भी बताते हैं नाजरीन कि जो दिल का दर्द होता है वो वाकई इंसान को पता चलता है कि ये दिल का दर्द है। तो अगर टेस्ट आपके नेगेटिव भी आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको दिल की तकलीफ़ है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप मज़ीद टेस्ट करवा सकते हैं और इससे जो है आप दिल के दौरे से बच सकते हैं। देखो, जब तक आपका शक ना निकल जाए या डॉक्टर का शक ना निकल जाए कि आपको दिल की तकलीफ नहीं है, उस वक्त तक जान ना छोड़ें। बिल्कुल, यहाँ पर मरीज़ को भी जो है वो केयरफुल होने की ज़रूरत है और डॉक्टर को भी। यहाँ पर हमारे आखिरी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिए। मैं रिसालपुर से बोल रहा हूँ जी। जी, रिसालपुर से बोल रहा हूँ जी, अमीन खान। अच्छा जी, अमीर साहब सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहना जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सवाल बात यह है कि मुझे 2012 में हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, तो मैं तकरीबन मर्दान सीएमएच में दाखिल हुआ था, फिर पेशावर सीएमएच में दाखिल हुआ था, ठीक है, फिर फर्शी में गया था, एंजियोग्राफिया हो गया जी। ठीक है, तो तकरीबन मेरा एक वो बंद था। अच्छा, एक वाल बंद था और बाकी वाल जो थे वो बंद, वो पतले थे बिल्कुल। तो क्या इलाज क्या हुआ? तो बात यह है कि जी मैं गाड़ी में कुछ बैठ जाता हूँ तो मुझे दिल का वो पड़ता है, वो बिल्कुल खूब सा होता है और दिल हरकत वो बंद हो जाता है। नहीं, आपका कोई बाईपास हुआ था या कोई स्टेंट डला था आपको? हाँ सर, मुझे एंजियोग्राफिया भी हुआ था। हाँ जी, ठीक है, कोई स्टेंट डाला था उन्होंने? नहीं जी, उन्होंने मुझे ऑपरेशन लिखा था। अच्छा, तो आपने करवाया नहीं? वो डॉक्टर इमरान साहब थे FIC में। तो दवाइयाँ दी थी अगर आपने ऑपरेशन? मुझे अभी नाम भूल गया, तकरीबन काफी अर्सा हो गया मैंने दवाई बंद की हुई है जी। क्यों बंद की हुई है? बस जी बात यह है कि पहले मैं मुलाजिम था, फिर उसका मुझे ताकत नहीं था दवाई लेने का। सही है, ठीक है। तकरीबन 2 साल मुझे हो गया मैंने वो बंद की हुई दवाई, लेकिन सर मुझे और मसला नहीं है जी। सिगरेट में पीता था, लेकिन अभी भी आप कहते हैं कि दिल बंद सा हो जाता है, दिल में दर्द वगैरह भी आता है, सांस फूलता है, रात को आंख खुलती है? गाड़ी में बैठकर मुझे वो आ जाते हैं जी, इस तरह इंसान को दिल को वो हो जाते हैं। अच्छा, अंधेरे से आ जाते हैं दिल पर के। चलें, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह है? नहीं, ब्लड प्रेशर मेरा कम रहता है जी। अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया जी सर। अभी देखें ना, इस तरह के भी मरीज है जी कि तकलीफ हुई, गए, टेस्ट हुए, पता चला नालियां बंद है, उन्होंने कहा बाईपास करवाएं, इलाज करें, वो इलाज नहीं करवाया, चले कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपका नहीं दिल मान रहा, नहीं उसके लिए तैयार, तो आप ना करवाएं, लेकिन दवाई तो अपनी जारी रखें। दवाई आपने बंद कर दी, दवाई बंद करना खुदकुशी के बराबर है।
कि आप खुदकुशी करें। आपको पता है आपकी नालियाँ बंद है, आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपका दिल बंद हो सकता है, मौत वाक़या हो सकती है, आप दवाई तो ना छोड़ें। वो दवाई ले सकते हैं, और दवाई ये मुझे कह रहे हैं कि जी कोई ताकत नहीं थी, हो सकता है इनकी बात ठीक हो, लेकिन देखें दिल की जो दवाई है आजकल पूरे महीने का जो बजट है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर 2000 का बजट सर है। सरकारी इसमें अस्पतालों में फ्री मिल जाती है ये बिल्कुल दवाई? फ्री मिल जाती है, सरकारी अस्पतालों में फ्री मिल जाती है, वहाँ से आप फ्री मेडिसिन ले लें, और वहाँ से, और दवाइयाँ भी जो है 1000 से 2000 महीने का बजट है, उसमें से वो दवाई तो आप ले लें। ये मरीज ज़्यादातर हमारी जो मसले होते हैं, अमवात होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मरीज़ की लापरवाही की वजह से। ठीक है। ये दवाई खा सकते थे, उन्होंने दवाई नहीं खाई, और अभी फिर दोबारा मसला हो रहा है। ये लकी हैं कभी तक जिंदा हैं, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो सबको ये मशवरा कि जो आपको आप एडवाइस करें कि दवाई बाकायदगी, बेशक ना बाईपास करवाएं, ना स्टेंट डलवाएं, लेकिन दवाई ना छोड़ें, दवाई अपनी बाकायदगी से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि आपने ख़ुद से अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। हमेशा अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है और आपको लगता है कि आपको दिल का मसला है तो डॉक्टर के पास जाइए, उसकी जान तब तक ना छोड़िए जब तक कि आपका जो शक है वो निकल नहीं जाता, और दवाई एडजस्ट करवाने से बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।